मैं हूं राजेश कपूर, फिर से एक बार आपके सामने हाजिर हूं बिजनेस इनसाइड आउट का एक नया एपिसोड लेके। हर बार हम लोग आपसे कुछ ना कुछ नया लेकर मिलते हैं दोस्तों। बिजनेस इनसाइड आउट का ध्येय यही है, एक पर्पस यही है कि हम आपको बिजनेस की अंदर की बातों के बारे में जानकारी दें, क्योंकि बिजनेस को यूं तो हम लोग सभी ऊपरी तौर पे हर कोई जानता ही है, लेकिन बिजनेस के पीछे क्या होता है, उस पर्दे के पीछे क्या होता है, जहां उन लोगों का दिमाग चलता है जिन्होंने सभी के लिए पैसा कमाना होता है, ये जानने की इच्छा सभी के मन में रहती है, लेकिन मौका बहुत कम मिलता है। ये मौका हम लोग आपके लिए लेके आए हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आर्किटेक्चर से आपको मिलाना और बिल्डर्स से आपको मिलाना, जो कि दिल्ली को बहुत खूबसूरत बनाते हैं। अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं उनकी एक एवी से उनकी पहचान एस्टैब्लिश करवाना चाहूंगा। पहले आइए उनकी एक छोटी सी एवी देख लेते हैं। तो ये जो खूबसूरत डिजाइन आपने अभी देखे, उनके पीछे जो दिमाग है वो है आर्किटेक्ट रंजीत कौर जी का, जिनसे मैं अभी आपको थोड़ी देर में मिलवाऊंगा। लेकिन पहले बताना चाहूंगा कि उन्हें इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड भी मिल चुका है। आइए मुखातिब होते हैं रंजीत कौर जी से। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे नमस्कार। नमस्कार। तो ये मैम, हमने आपके डिजाइन अभी देखे, कितने बढ़िया आपके डिजाइन हैं। कब से आप हैं इस लाइन में? मुझे तकरीबन इस लाइन में 19 ईयर्स हो चुके। ओके। और मैंने इस अपने जो जर्नी है उसे एक सिंगल रूम से स्टार्ट किया था, एक सिंगल स्टाफ के साथ। और आज मेरे पास 25 से ज़्यादा स्टाफ है, 2 ऑफिसेज हैं दिल्ली में और गुड़गांव में, और काफ़ी सारे हमारे साइट सुपरवाइजर भी हैं। तो काफ़ी एक अच्छी टीम है जो इस बिज़नेस को अच्छे तरीके से हैंडल करती है। मैम, क्योंकि ये प्रोग्राम बिजनेस इनसाइड आउट है और हमें जानना होता है कि एक आर्किटेक्ट से एंटरप्रेन्योर बनने का जो सफर है वो आपका कैसे शुरू हुआ होगा। तो आर्किटेक्ट तो आजकल जो है वो काफी लोगों ने ऑप्ट किया है अपने लिए कोर्स, और काफी लोग कर भी रहे हैं, पर एक बिजनेस एंगल उसमें जोड़ देना या उसको बिजनेस के तौर पे करना, इसके लिए तो एक माइंडसेट पर्टिकुलर चाहिए होता है। बिल्कुल बिल्कुल। इनिशियली जब आप स्टार्ट करते हैं किसी भी फील्ड को, जैसे हमने अपने डिजाइनिंग, तो इनिशियली आपका माइंड सिर्फ चलता है डिजाइन में जी। उसको कैसे आप एक अच्छे बिजनेस में एस्टैब्लिश करते हो, ये टाइम के साथ आता है। आपको शुरू में नहीं पता होता कि आपको उसे पेमेंट कैसे ट्रैक करनी है या लेबर की हैंडलिंग कैसे करनी है, उनको कैसे पे करना है। टाइम के साथ आप सब सीख जाते हो और उसको एक अच्छा बिजनेस सेटअप करना और अपनी साइट को जैसा आपने सोचा है वैसा एग्जीक्यूट करना, वो हमारे फील्ड में बहुत एक डिफिकल्ट टास्क है। नहीं, बिल्कुल मैं मानता हूँ, लेकिन जैसे पहला आपने कॉन्ट्रैक्ट जब लिया होगा तो उसकी इवैल्यूएशन करी होगी, उसमें प्रॉफिट कितना चाहिए वो इवैल्यूएट किया होगा, वो सब दिमाग कहाँ से लाई? बिकॉज आपने तो 19 साल पहले शुरू किया। 19 साल पहले शुरू किया, बहुत छोटी एज में स्टार्ट किया। जैसे कॉलेज का कोर्स खत्म हुआ वैसे थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेके स्टार्ट किया जी। तो इनिशियली मैंने आपको बताया, सिर्फ क्या दिमाग का एक फोकस रहता है कि डिजाइन, ये चीज कैसे अच्छी दिखेगी, ये सोचना सिर्फ उसी में चला जाता है। अब उसको क्लाइंट के फाइनेंसिस को देखना कि उसके पास कितने फंड्स हैं उस चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए। कोई डिजाइन तो आपने सोच लिया, आपने तो बना दिया बहुत एक हायर एंड चीज, उसको उसकी कितनी पॉकेट अलाउ करती है, फिर आप अपने डिजाइन को मॉडिफाई करते हो, फिर वो बनाने वाले जो हैं वो कितने केपेबल हैं, उसमें भी आपको ऑप्शंस चूज करना ताकि उसको भी फर्क ना पड़े और आपका काम भी एग्जैक्टली वैसा हो जाए जैसा आपने सोचा है। तो तकरीबन अभी तक आप कितने प्रोजेक्ट्स हैंडल कर चुके होंगे? मोर देन 1000 हाउसेस। इनमें से जो सबसे खूबसूरत आपकी क्रिएटिविटी वो आपको कहाँ मिली? देखो, जस्ट लाइक एक मदर के लिए सारे बच्चे बराबर होते हैं ना, अपने एक प्रोजेक्ट में से बेस्ट प्रोजेक्ट चुनना बहुत मुश्किल होता है, बट स्टिल कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो मतलब दिमाग में रहते हैं कि हाँ ये मेरा, जैसे फर्स्ट प्रोजेक्ट है, मैंने एक अपार्टमेंट से स्टार्ट किया, तो वो हमेशा आपके माइंड में रहेगा कि है। अभी इस वक्त जो हम कर रहे हैं, जैसे हम DLF कैपिटल ग्रीन्स में अपार्टमेंट कर रहे हैं, हम लोग कैमिलियाज में भी जैसे अभी स्टार्ट कर रहे हैं, गुड़गांव में गार्डन विला है वो भी कर, तो बहुत सारे लग्जूरियस हाउसेस जो हैं इस वक्त हमारे चल रहे हैं। नॉर्थ दिल्ली में बहुत सारे चल रहे हैं, मॉडल टाउन हो गया, पीतमपुरा, तो ये हमारा वर्किंग जोन है मेन जी। तो हमने यहाँ से लेके और बाकी पूरे इंडिया में भी कर रहे हैं जो अच्छे प्रोजेक्ट्स आते हैं, जैसे
आपके कोई बिग हाउसेज आ गए, विलाज है, क्योंकि दिल्ली में इतना स्पेस नहीं है, तो आपको जो प्ले मिलता है वो दिल्ली के बाहर बहुत अच्छी खुली स्पेस मिलती है, वो बहुत मजा आता है काम करके। नहीं, आई एम श्योर आप कुछ भी बना लें, लेकिन आपके सबसे अच्छा डिजाइन तो आपका जो कंपनी है, डिजाइन कॉन्सेप्ट नेक्स्ट वही रहने वाली है। इतनी खूबसूरत क्रिएटिविटी है आपकी इस कंपनी के साथ में। मैम, जैसे अभी आपने कहा दिल्ली के अंदर स्पेसेस बहुत कम है, तो कभी बाहर कभी कुछ डिजाइन करने का मौका मिला? हाँ, मैंने जैसे बताया कि हम ऑल ओवर इंडिया वर्क करते हैं, जैसे ज्यादातर जैसे कोई हापुड़ है या इंदौर है, ऐसी काफी जगह है जहाँ पे हम पंजाब में कई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जहाँ पे मतलब खुला स्पेस मिलता है, जिसमें आप लैंडस्केपिंग में बहुत अच्छा प्ले कर सकते हो, जैसे व्यू दे सकते हो, आपका लैंडस्केपिंग और इंटीरियर को कनेक्ट कर सकते हो विजुअली। जी। वो यहाँ पे हमारे पास हम करते हैं। आप मानोगे मैंने सबसे छोटे प्लॉट के अंदर भी ग्रीनरी को बहुत इंपॉर्टेंस दी है कि कैसे वो मेरे आर्किटेक्चर और इंटीरियर का पार्ट बन सकती है। मैं जो भी बिल्डिंग डिजाइन करती हूँ, मैं उसमें एक 4 फुट का छज्जा देके कभी खुश नहीं होती हूँ, क्योंकि उसमें आपको कुछ भी एंजॉयमेंट नहीं है। मेरे पास वो लैंडस्केप एरिया होना चाहिए, सिट आउट्स होने चाहिए, जो आपको लगे आपको एक बिल्डिंग के अंदर पैक नहीं कर दिया मैंने। तो आपका जो एक विजन है, जो एक दिमाग की ओपननेस है, वो हमें ग्रीनरी से या ओपननेस से आती है, तो वो बहुत जरूरी है। कोई भी आप बिल्डिंग डिजाइन करते हैं, इंटीरियर डिजाइन करते हैं कि एक क्लाइंट ने आपको बहुत सा काम दिया, लेकिन फिर एक छोटा सा भी प्रोजेक्ट सब थमा दिया, तो कहीं इतने बड़े स्केल से वापस छोटे स्केल पे आने में? नहीं, ऐसा नहीं। हमारे बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आए वहां से जहाँ पे हमने सिंगल रूम किया। वो किसी ना किसी रेफरेंस है। जैसे मैंने किसी का एक शोरूम बनाया कपड़ों का, तो उन्होंने मुझे एक अपार्टमेंट दिया, मुझे लगा ठीक है प्रोजेक्ट छोटा है, कोई बात नहीं, चलो वो रेफर कर रहे हैं, अब कोई और आएगा तो आगे का भी, जैसे एक चेन पूरी ले जाता है कोई, वो इतना अच्छा बना कि उससे मुझे 2000 गज की कोठी मिली। वाओ। तो ऐसे ही मैं किसी भी काम को छोटा नहीं समझती, चाहे मेरे पास एक सिंगल रूम आता है, चाहे मेरे पास वो बहुत बड़ी एक चाहे विला आए, मैं सबको इक्वली ट्रीट करती, क्योंकि किसी के लिए ड्रीम हाउस है। जी। जब आप किसी भी प्रोफेशनल को अप्रोच करते हो, तो आप ये सोचते कि आपका बस लाइफ में आप कितने घर बनाते हो, 1 2 3 मैक्सिमम, इससे ज़्यादा कोई भी किसी में हिम्मत नहीं होती कि आप चेंज करो, उतना होता है। तो वो किसी के बेस्ट बनना चाहिए मेरे हिसाब से, और मैं ये सोच के बनाती हूँ, मैं इसके लिए नहीं बनाती, अगर मुझे खुद रहना तो कैसे बनाऊंगी। एक बहुत खूबसूरत दिमाग ही एक बहुत खूबसूरत सोच का मालिक हो सकता है, ये आज हमको मालूम चला रंजीत कौर जी से मिलके, और हम लोगों ने इनके डिजाइन्स देखे और पता चला कि दिल्ली को खूबसूरत बनाने के पीछे किन लोगों का हाथ है। लेकिन आपको अभी हमें और भी लोगों से मिलवाना है, क्योंकि दिल्ली को खूबसूरत सिर्फ आर्किटेक्ट्स ही नहीं बनाते, दिल्ली को खूबसूरत बनाते हैं बिल्डर्स, जो कि इतने सुंदर लैंडस्केपिंग दिल्ली की कर चुके हैं स्काई स्केपर्स के द्वारा, खूबसूरत दिखने वाले स्काई स्केपर्स के द्वारा, कि दिल्ली के अंदर आज जो है बहुत से लोग बसना भी चाहते हैं, अपना घर बनाना चाहते हैं। तो आइए हमारे नेक्स्ट गेस्ट से मिलते हैं, लेकिन उनको मिलवाने से पहले मैं आपको उनकी एक एवी से इंट्रोडक्शन करवाना चाहूंगा उनकी। आइए देखते हैं। दोस्तों, ये एवी जो आपने देखी, वो एवी हमें प्रोवाइड करी, या ये एवी हमें सौजन्य से मिली गोविंदा कंस्ट्रक्शन कंपनी से, जिनके ओनर से मैं आपको अभी थोड़ी देर में रूबरू कराने वाला हूं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, ये बहुत ही एक फेमस कंपनी दिल्ली की है, कंस्ट्रक्शन के अंदर जो इंगेज्ड है, और रोहिणी इलाके के अंदर बहुत सी इमारतें इसी कंपनी के द्वारा खड़ी करी गई। तो आइए जानते हैं हम लोग उनके एमडी से, गौरव गुप्ता जी से, कि ये इन्होंने कब शुरू किया और कैसे शुरू किया। गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार जी। गौरव जी, ये हम लोगों ने जब आपने मुझे प्रोजेक्ट्स बताए और जो हमने इस एवी के जरिए देखे भी, तो ये काफ़ी हम लोगों ने आते जाते कभी देखे भी हुई हैं प्रोजेक्ट्स। तो कब से सर, मतलब, और रोहिणी ही क्यों, और बाकी जगहों पे आपने अपना वर्चस्व क्यों नहीं दिखाया? सर एक्चुअली रोहिणी एक ऐसा एरिया है जो हर किसी को कैटर करता है बेसिकली, तो हर बजट को, हर एज ग्रुप को कैटर करता है रोहिणी। और रोहिणी बहुत प्रोग्रेसिव एरिया है। रोहिणी में डीडीए ने बहुत, मतलब ये सब्सिडी है डीडीए की तरफ से, तो ये डीडीए ने इसमें ना हर क्लास को एक कैटर किया गया है। तो इसमें सब तरह के प्रोजेक्ट्स आते हैं हमारे पास,
और हम लोग सभी तरह के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। नहीं, वो तो मैंने देखा भी। और सर रोहिणी, जैसे आपने कहा कि एक सब सिटी की तौर पे डेवलप हो रही है, जैसे द्वारका हम कह सकते हैं, वैसे ही रोहिणी शायद से बड़ा सेक्टर हो गया होगा। तो इसके अंदर दोनों ही चीजें हैं, एक तो कुछ फ्लैट्स भी सिस्टम भी है, प्लॉट्स भी हैं। तो ज्यादातर आप लोगों ने शायद प्लॉट्स डेवलप किए हैं। जी। तो कब से सर इस लाइन में आप? सर मैं लास्ट 25 ईयर से लाइन कर रहा हूँ। अच्छा जी। यस, मैं कंस्ट्रक्शन लाइन में 25 ईयर से हूँ। रोहिणी में हम लोग 2005 से ये काम कर रहे हैं। सर बिजनेस इनसाइड आउट के अंदर ना हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि एक छोटा सा प्रोफेशन जो है बिजनेस का रूप कैसे ले लेता है। तो बस ये जानना चाहते हैं कि एक छोटी सी सोच रही होगी 25 साल पहले आपकी, तो उसके अंदर से इतनी बड़ी कंपनी कैसे निकल के आई? सर बेसिकली मुझे लगता है इस बारे में कि सिर्फ एक ही मंत्र है इसके लिए, तो कि आप फोकस होने चाहिए कि मुझे क्या करना है और क्या वे है उसका करने का। तो और अगर हमने चूज किया कंस्ट्रक्शन करना है तो हम बिल्कुल वन वे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं सर। नहीं, बिल्कुल ठीक है सर, वो आपकी बात बिल्कुल सही है। किसी भी चीज़ को शुरू करना है, बड़ा रूप लेना है, तो सोच वैसी होनी चाहिए। पर जैसे आपने कोई पहला जैसे प्रोजेक्ट अपना पकड़ा होगा, उसके अंदर किस तरीके से प्रॉफिट्स कैलकुलेशन होनी चाहिए, ये सिखाया किसी ने आपको या फिर आपने देख देख के? सर ये टाइम के साथ आती हैं चीज़ें, ये सिखाने से नहीं आती बेसिकली। और कुछ चीज़ों में कई बार आप सोचते कुछ है, होता कुछ है। ऐसा भी कई बार हमने देखा है कि हम लोग सोच रहे होते हैं कि शायद हमारे को इसमें प्रॉफिट आएगा या बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आएगा, तो उतना नहीं आ पाता। या कई बार हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि प्रॉफिट बहुत ज़्यादा आएगा, किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आ जाता है इनफैक्ट। बल्कि जब आपने शुरू किया तो आपने कहा कि रोहिणी में हर तरह की कैटेगरी एग्जिस्ट करती है, तो यहीं पे चैलेंज भी उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि एक सर्विस क्लास भी रोहिणी के अंदर आज एग्जिस्ट करती है और बिजनेस क्लास भी एग्जिस्ट करती है, अनलाइक अदर एरियाज ऑफ दिल्ली जहां पर बिजनेस कैटेगरी अलग डिफरेंशिएट है। यस, है ना? तो इसमें माइंडसेट को जूझने में तकलीफ नहीं आती? नहीं सर, बिल्कुल तकलीफ नहीं आती, क्योंकि जो जिसका बजट है उसके अकॉर्डिंग वो कैटेगरी वो अपने उस एरिया को प्रेफर करते हैं, तो इसलिए इस तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन फिर भी प्रेफरेंसेस का कुछ फर्क तो होता होगा, बिजनेसमैन चाहते होंगे आपसे कुछ और तरह का डिजाइन। सर जैसा मैंने बताया कि जो प्लॉट साइजेस हैं हमारे यहाँ पे वो 26 स्क्वायर मीटर से शुरू होकर के 250 स्क्वायर मीटर तक जाते हैं। अच्छा, तो ये ऑटोमेटिकली ये डिफरेंशिएट करता चला जाता है प्लॉट साइज। ओके जी। तो एक प्रोजेक्ट को हाथ डालना है नहीं डालना, ये कैसे चूज करते हैं आप? सर अब टाइम इतना हो गया इस फील्ड में, तो वो इंस्टिंक्ट है कि अपने अंदर से ही आ जाता है, हाँ यार ठीक है प्रोजेक्ट कर सकते हैं, हम ये वाला प्रोजेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, मतलब बात करते हैं, अब बात करते हैं वर्बली, एक दूसरे से बात करते हैं। कई बार आपस के ग्रुप के अंदर भी शेयर कर लेते हैं कि ये प्रोजेक्ट आ रहा है, कैसा प्रोजेक्ट रहेगा ये। गौरव जी, जो एक मेरा खास मकसद एक्चुअली नौकरी पेशा और बिजनेसमैन को पूछने का ये था कि एक बजट लेके चलता है हर कोई व्यक्ति जी। तो आपके से जब हम कांटेक्ट करें या कोई एक व्यवसायी आपसे बात करे या फिर एक जो कार्य क्षेत्र ऑफिस का है उसका, वो तो क्या बजट सोच के चले कि मतलब हम लोग किस बजट के अंदर अपना मकान खड़ा कर लेंगे? सर रोहिणी की यही बहुत खास बात है। मैं बताना चाहता हूँ सभी दर्शकों को कि रोहिणी में अगर आप मिनिमम से मिनिमम बजट भी लेकर चलना चाहें तो मिनिमम से लेकर हम मैक्सिमम बजट तक जा सकते हैं। मिनिमम और मैक्सिमम की परिभाषा भी एक बार परिभाषित कर देता हूँ इस बात को कि हम अगर मिनिमम की बात करते हैं तो हम 20 से 25 लाख रुपए मिनिमम स्टार्ट कर सकते हैं, और हम मैक्सिमम की तो कोई वैसे लिमिट नहीं होती, लेकिन फिर भी हम 8 करोड़ रुपए के फ्लोर तक जा सकते हैं रोहिणी के अंदर। 8 करोड़ की वैल्यू रोहिणी के अंदर हो चुकी है। यस पर फ्लोर काफी प्रीमियम प्रॉपर्टीज है सर जी। गौरव जी, दूसरी कंस्ट्रक्शन कंपनीज या यूं कहें कि जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं, तो उनसे आप कैसे भिन्न हैं? सर भिन्न होने का सर बहुत एक बड़ा एक नॉर्मल सा रीजन है कि कंस्ट्रक्शन हम जो करते हैं हमारे प्रोफेशन के लिए नहीं करते, हमारे पैशन के लिए करते हैं। कंस्ट्रक्शन हमारा पैशन है सर। हम लोग बिल्कुल डिफरेंट चीजें, हर प्रोजेक्ट के ऊपर कुछ ना कुछ नया लेके आना, उसके अंदर कुछ एक अपना स्पार्क देना, यही हमारा एक मोटिव है कि हम कुछ ना कुछ नया करते रहें हर टाइम। लर्निंग तो हमारा सारे टाइम लर्निंग फेज चलता है और हम लर्न करते हैं सर, नई नई चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में। एक सर, जब भी हम लोग अप्रोच करते हैं किसी भी अपने प्लॉट को बनाने के पीछे, या जैसे आपने कहा कि आप सीख रहे हैं हर चीज़, हर प्रोजेक्ट से आप सीख रहे हैं, तो आप यही चीज़ अपने एक मॉडल जैसे एक बना लेते हैं, तो वो भी आपने बनाया हुआ है जो जिसमें लोग देखें, इंस्पायर हों और वैसे ही आपको बोले कि हमारा भी तैयार कर दीजिए? सर मॉडल बेसिकली क्या होता है, मॉडल बनाना तो चाहते हैं लेकिन वो हमारे प्रोजेक्ट सेल हो जाते हैं बेसिकली। अच्छा। हम कई बार करते हैं ऐसा लेकिन वो सेल हो जाते हैं, तो इस वजह से वो मॉडल रुकता नहीं है हमारे पास।
तो हर बार कुछ ना कुछ नया ही होता है। मॉडल तो ऑब्वियसली अगर आज हम बनाएंगे तो कल पुराना ही होगा, कुछ ना कुछ नया हो जाएगा। बिल्कुल। ये एक खास मुलाकात रही गौरव गुप्ता जी से, जो कि रोहिणी में एक बहुत ही बड़ी कंस्ट्रक्शन के ओनर हैं, मालिक हैं। हमारा मकसद दोस्तों सिर्फ इतना है कि ये जान सकें बिजनेसेस कैसे बनते हैं, बिजनेसेस को बनाने के पीछे माइंडसेट कैसा होता है। हमारे जो नेक्स्ट गेस्ट जिनसे मैं आपको मिलवाने वाला हूँ वो एक सिटी प्लानर है। हम उनके बारे में इस एवी के जरिए आइए पहले छोटी सी एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है, पैसा तो है, समझ नहीं आ रहा रेजिडेंशियल में करूं, कमर्शियल में करूं, इंडस्ट्रियल में करूं, प्लॉट लूं, फ्लोर लूं, फ्लैट लूं, कहाँ लूं? गुड़गांव में लूं, दिल्ली में लूं, नोएडा में लूं, ग्रेटर नोएडा में लूं, फरीदाबाद में लूं, सोनीपत में लूं, कुंडली में लूं, पानीपत में लूं। कितने सारे सवाल दिमाग में घूम रहे होते हैं, इनका जवाब देगा कौन? इन जवाबों को देने के लिए मैं आ रहा हूँ, आपका दोस्त गोपाल कुकरेजा, जो पिछले 27 साल से रियल एस्टेट इंडस्ट्री में एज ए कंसल्टेंट काम कर रहा है। कोशिश करूँगा कि आपकी सारी प्रॉब्लम का समाधान मैं इसी आपकी स्क्रीन पे आपके सामने कर दूं। धन्यवाद। दोस्तों इस एवी के जरिए हमने काफ़ी हद तक तो समझ लिया कि हमारे अगले गेस्ट किस फील्ड से बिलोंग करते हैं, प्रॉपर्टी की किस फील्ड से बिलोंग करते हैं, लेकिन थोड़ा और जानने की कोशिश करेंगे। आइए डायरेक्टली हम चलते हैं गोपाल कुकरेजा जी के पास, जो हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। गोपाल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सो मच। प्रॉपर्टी प्रमोशंस के बारे में सर हमने बहुत सुना, और ये इच्छा थी जानने की कि प्रॉपर्टी बेचने से ज़्यादा आप प्रॉपर्टी किस तरीके से खरीदी या बेची जाए उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। ये सच है क्या? दोनों बातें सच हैं कि मैं प्रॉपर्टी बेचने में भी इंटरेस्टेड हूँ, और हम दोनों तरीके से काम करते हैं। अगर कोई किसी भी लेवल की प्रॉपर्टी चाहता है, तो रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, कोई भी फार्म हाउस, फार्म लैंड, उस प्रॉपर्टी को हम लोग एज ए कंसल्टेंट बेचते भी हैं। और समटाइम ये भी होता है कि हम उस चीज़ को परचेज कर लेते हैं और बाद में उसको बेचते हैं। तो दोनों तरीके से काम हम लोग कर लेते हैं। नहीं, बहुत बढ़िया। क्योंकि एक प्रोग्राम सर बिजनेस इनसाइड आउट हम लोगों ने जब बनाया तो मकसद ये रखा कि हम बिजनेस के पीछे के माइंडसेट को जानने की कोशिश करेंगे। तो जब आप अपनी, जैसे अभी आपसे जब बात हो ही रही थी शूट से पहले भी, तो जानने को मिला कि प्रॉपर्टी को सही तरीके से पहचानना कैसे होता है। तो जब आप इतनी अंतरंग बातें जो हैं बोल देंगे किसी को, तो वो आपका क्लाइंट बनेगा या फिर आपका एक सहभागीदार बन जाएगा? डिपेंड करता है सामने वाले के ऊपर, उसको प्रॉफिटेबिलिटी किस में नजर आती है। हो सकता है कि उसको मेरे साथ क्लाइंट बन के एक प्रॉफिटेबिलिटी नजर आती हो, या हो सकता है कि उसको लगता है कि साथ में कुछ मिलके काम कर लेते हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी आता है। तो वो सामने वाले पे डिपेंड करता है कि उसको हमारे अंदर वाकई जो बात हम कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है या कितनी काबिलियत है। अगर वो सच्चाई और काबिलियत अगर उसको नजर आएगी और वो बिल्कुल 100% जेन्युइन होगी, तो हमारे साथ भी होगा और हमारा क्लाइंट भी होगा। चलिए सर, ये बात करें कि सच्चाई की जो आपने बात करी, एक प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले कुछ सच्ची बातें क्या जाननी जरूरी है? डिपेंड करता है कि आप प्रॉपर्टी खरीद क्यों रहे हैं। आप प्रॉपर्टी, आप यूज़र हैं, आप इन्वेस्टर हैं, या यूज़र कम इन्वेस्टर हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो जिंदगी के अंदर अपनी प्रॉपर्टी को लेते हैं और बनाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिंदगी के अंदर जो सिर्फ इन्वेस्ट करते हैं, आज प्रॉपर्टी ली और 2-3 साल बाद प्रॉपर्टी को बेच दिया। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आज ली लेकिन 3 साल बाद यूज़ किया। तो ये पहले पता होना हमारा ज़रूरी है कि पर्पस क्या है उसका। दूसरा, आपको पैसे की पावर कितनी है, कितना पैसा लगाना चाहते हैं। आप 50 लाख लगाना चाहते हैं, 5 करोड़ लगाना चाहते हैं। अगर इस बात का पता हमें पहले ही होगा तो हम आपको सजेस्ट भी कर पाएंगे कि हमें पता लग जाएगा कि आप यूज़र हैं, आप इन्वेस्टर हैं, आप यूज़र कम इन्वेस्टर हैं, और आपका जो बजट है वो 50 लाख का है या 5 करोड़ का है। तीसरी बात, पेशेंस। पेशेंस कितना है, कितने टाइम के लिए प्रॉपर्टी ले रहे हैं आप। क्या आप चाहते हैं कि मैं आज प्रॉपर्टी ले लूँ और 6 महीने में बेच दूँ, या आप चाहते हैं नहीं, मैं प्रॉपर्टी का मेरा पेशेंस लेवल 3 साल का है, 5 साल का है, 7 साल का है, या मैं प्रॉपर्टी परचेस कर रहा हूँ जो मेरे बच्चों के भी काम आए। जिस टाइम हमारे को पैसा, पेशेंस और पर्पस, ये 3 भी पता लग जाते हैं, उस वक्त हम लोग सही से गाइड कर पाते हैं कि आपको कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ लेनी चाहिए और उससे आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है।
चलिए ये और ज़्यादा आसान कर लेते हैं हमारे दर्शकों के लिए, बिकॉज बड़ी इंटरेस्टिंग सी कन्वर्सेशन आपसे शुरू हो गई है। सर मैं मान लीजिए एक इन्वेस्टर के तौर पे आपसे मिलता हूँ, तो मेरे से आप क्या ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे जिससे आपको ये पता चले कि मुझे किस जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए? बिल्कुल, आपने एक आज के हिसाब से मुझे लगता है जो रियल एस्टेट मार्केट आज की डेट में चल रही है, और खासकर मैं कहूँगा 2019 जुलाई के बाद जो काम शुरू हुआ है जी उस पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही ऐसा सवाल पूछा है। उस सवाल खाली आपका नहीं है, न जाने कितने लोगों का होगा। जी और अक्सर ये लोग सवाल मेरे से रोज ही पूछते हैं। तो मेरा आपसे पहला सवाल ये रहेगा कि आपका पर्पस, आप इन्वेस्टर हैं, आपने बता ही दिया, कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपने बोला कि मेरे को 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना है जी और मैं 3 साल तक चाहता हूं कि मैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करूं और 2 पैसे कमाऊं। तो मैं आपको आज दिल्ली एनसीआर के अंदर सजेस्ट करूंगा कि आप प्लॉट ले लें। अच्छा, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अगर गुड़गांव की बात कर रहे हैं तो द्वारका एक्सप्रेस में भी प्लॉट ले लें, या आप साउथ गुड़गांव सोना में प्लॉट ले लें, आप फरीदाबाद में प्लॉट ले सकते हैं, आप यमुना एक्सप्रेस में जेवर एयरपोर्ट के पास प्लॉट ले सकते हैं। ऐसी कई जगहें हैं जो डेवलपिंग स्टेज में हैं। अगर आप 3 साल के लिए जा रहे हैं और 1 करोड़ रुपए लगाते हैं तो मेरा अपना अंदाजा है कि आप 3 साल के अंदर उसको डबल के आसपास कर पाएंगे। बहुत खूब। और ये चीज़ ये भी आप ध्यान रखते हैं कि मान लीजिए कोई रहने के लिए पर्पज से खरीदने के लिए आता है तो वो वहाँ पर टिक पाएगा कि नहीं? क्योंकि ये सवाल मैं क्यों पूछ रहा हूँ आपसे, दिल्ली से काफ़ी लोगों ने प्रेफर किया एनसीआर रीजन के अंदर सेटलमेंट, लेकिन दिल्ली से शिफ्ट होने के बाद कई लोगों ने ऐसा भी महसूस किया कि जो चहल पहल दिल्ली की थी वो वहाँ नहीं मिली, तो उसके बाद उनका मन फिर से बदलने लग जाता है। तो ये माइंडसेट भी रहता है कहीं ना कहीं जानने के पीछे। इसके लिए मेरे को जितने भी आपके व्यूअर्स हैं उनको एक बहुत सही सलाह दे रहा हूँ कि कभी ऐसा मन हो कि जो लोग, खासकर मैंने लोग देखे हैं जो नॉर्थ दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, वेस्ट दिल्ली या साउथ दिल्ली के लोग हैं जो गुड़गांव की तरफ गए और वहाँ जाके उन्होंने प्रॉपर्टी परचेज कर ली, वहाँ रहने लग गए, 6-8 महीने में उनका मन नहीं लगा और पूरी फैमिली को लेके वापस दिल्ली आ गए। ऐसे लोगों के लिए सजेशन है कि सबसे पहले अगर आप अपनी जगह चेंज कर रहे हैं, उसके रीज़न कई हो सकते हैं। आपका वर्क प्लेस गुड़गांव, नोएडा, फरीदाबाद कुछ भी हो सकता है, उस वजह से भी कर सकते हैं, आपका टाइम बच जाता है। उस केस में सबसे पहले आप प्रॉपर्टी को परचेज ना करें जी। सबसे पहले आप 6 महीने, साल के लिए लीज पे जाएं, अपना जो भी आपकी सेटलमेंट है, फैमिली सेटलमेंट है, बच्चों की सेटलमेंट है या काम की सेटलमेंट है, वो सारी करें। अगर आपको लगता है कि आप आगे चल सकते हैं तब प्रॉपर्टी परचेज करने की बात करें, नहीं तो आप वापस रेंट पे ही रहें जब तक आपका 100% मन उस जगह पे नहीं लग जाता। बहुत खूब गोपाल जी, बहुत अच्छी अंदर की खबरें जानने को मिल रही हैं आपसे। यही तो ध्येय है इस प्रोग्राम का भी। तो प्रॉपर्टी प्रमोशंस के अंदर हम ये समझें कि आपका मेन काम कंसल्टिंग का है, ठीक से पैसा प्रॉपर्टी के अंदर कहाँ इन्वेस्ट कर सके, ये आपका मोटिव रहता है। यही मेरा काम है कि कोई भी पर्सन अगर हमारे थ्रू कोई परचेज कर रहा है तो उसको वो चीज़ 100% डिलीवर हो और हम उसे गाइड कर पाएँ कि मेरे को रियल एस्टेट इंडस्ट्री में 27 साल हो गए। 1995 में मैं आया था, दैट टाइम आई वाज 20 ईयर ओल्ड, अभी 47 साल का हो गया हूँ। तो 27 साल के अंदर इतने सारे उतार चढ़ाव मार्केट के भी देखे हैं और खासकर प्रॉपर्टीज को लेके मैंने हरियाणा में भी काम किया है, महाराष्ट्र भी काम किया है, राजस्थान भी काम किया है, उत्तराखंड भी काम किया है, दिल्ली काम किया है। तो अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग नॉर्म्स के हिसाब से बहुत सारे एक्सपीरियंस इकट्ठे हो गए जी। तो अब मन भी करता है कि अगर किसी को सजेस्ट कर रहे हैं तो उसकी प्रॉपर्टी में इजाफा होना चाहिए। अगर वो हमारे थ्रू ले रहा है, हमें कमीशन दे रहा है, तो कमीशन अब ऐसे लेने का मन नहीं करता और मन करता है कि उसके बदले में जो हम वापसी दे उसको वो जिंदगी भर याद रखें। बहुत खूब दोस्तों, ये हम लोगों ने एक बहुत अच्छी चीज़ जानी कि एक कुछ ऐसे बिजनेसमैन भी होते हैं जो आपके फायदे में आपसे भी ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। तो ऐसे ही एक बिजनेसमैन से हम आज मिले, गोपाल कुकरेजा जी, प्रॉपर्टी प्रमोशन से। डिटेल्स यहाँ दी जा रही हैं दोस्तों, आप चाहें तो जब भी कनेक्ट कर सकते हैं उनके साथ में। हमारी कोशिश ये रहती है कि आपसे जब भी मुखातिब हों तो ऐसे लोगों के साथ मुखातिब हों जो अपनी फील्ड के धुरंधर हैं। यदि आप ऐसा समझते हैं कि आप भी अपनी फील्ड के धुरंधर हैं तो लिख दीजिए हमारे को इस ईमेल एड्रेस पे, फ़ोन कर दीजिए हमारे को इन नंबर्स पे, हम आपके लिए यहाँ इंतजार में बैठे हैं। दोस्तों इसी के साथ इस एपिसोड का तो मैं अंत करता हूँ, लेकिन जुड़े रहिए हमारे साथ, बड़े एक्साइटिंग एपिसोड्स अभी और आने वाले हैं बिजनेस इनसाइड आउट में। थैंक यू।